वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्री बीएसटीसी डीएलएड का एग्जाम है 28 अगस्त को। उसके अकॉर्डिंग लगातार आपको क्लास दी जा रही है शिक्षण अभिरुचि की। तो आज पार्ट नंबर 7 लेके आए हैं शिक्षण अभिरुचि का। पीछे 6 पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं। शिक्षण अभिरुचि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे आपको इनको हल करना है, उसके अकॉर्डिंग। और नानक क्लासेज ऐप के अंदर प्री डीएलएड बीएसटीसी की टेस्ट सीरीज चल रही है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहला प्रश्न देखो, पूर्व प्राथमिक स्तर के बालक पारस्परिक रूप में प्रदर्शित करते हैं। देखो, पूर्व प्राथमिक स्तर कौन सा होता है? जो आंगनवाड़ी होती है ना, आंगनवाड़ी, उनके बारे में कहता है ये। यानी प्राथमिक तो हो गया 1 से 5वीं तक, उच्च प्राथमिक, फिर 8वीं तक। तो पूर्व प्राथमिक होता है जो प्राथमिक से पहले, 1 से 5 से पहले आंगनवाड़ी में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए। तो पारस्परिक रूप में प्रदर्शित करते हैं अधिक प्रेम बजाय आक्रामक भावनाओं के, अधिक आक्रामकता स्नेह की तुलना में, अधिक प्रतिरोधी कार्य बजाय उपयुक्त दोनों के, या फिर अधिक स्नेहपूर्ण स्थिति में कार्य बजाय विकल्प है एक व दोनों के। तो यानी 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। आपको अधिक जो छोटे बच्चे हैं स्नेहपूर्ण स्थिति में, ठीक है, यानी न तो ज्यादा अधिक प्रेम करना है न ज्यादा आक्रामकता दिखानी है, लेकिन अधिक स्नेहपूर्ण रखना ही है उनको। उनको लगे, क्योंकि आंगनवाड़ियों में क्या होती है, महिलाएं होती है लगभग, तो उन्हें पढ़ाया जाता है, उनको लगे यहाँ ठीक है हम घर पे ही बैठे। निम्न में से सर्वाधिक अनुपयुक्त और अप्रभावी बल आपराधिकता का उपचार है। निम्न में से सर्वाधिक अनुपयुक्त व अप्रभावी बल आपराधिकता का उपचार है। छात्रों पर कठोर आर्थिक दंड और शारीरिक दंड लागू करना, छात्रों की मौलिक आवश्यकताओं का विश्लेषण अध्ययन और उनकी पूर्ति करना, सामाजिक स्वीकृत व्यवहारों को प्रोत्साहित करना, और छात्रों को असेंबली कक्षा माता पिता के आगे बेइज्जत करना। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। पहला सही हो जाएगा सर्वाधिक अनुपयुक्त और अप्रभावी। अब यहाँ पे देखो, अब आपको लगेगा कि मैंने कहा था कि दंड और शारीरिक दंड की बात नहीं करनी, लेकिन प्रश्न के अंदर देखो क्या लिखा है, सर्वाधिक अनुपयुक्त कौन सा है, ये है। तो कठोर आर्थिक दंड और शारीरिक दंड लागू करना ये अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, ठीक है। और अप्रभावी नहीं है, अप्रभावी है, इसलिए प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा पहले। एक नेता निदेश एक नेता निषेधात्मक प्रवृत्तियों को अपना प्रभुत्व जमाने हेतु हथियार बना लेता है, तो वह लोकतांत्रिक परिस्थितियों के बावजूद भी निम्नलिखित उपायों को लागू करने का भरसक भरसक प्रयास करता रहता है। तो समय के भावनाओं का दमन करके त्रिआयामी वस्तुओं को संप्रेषण का प्रभावी माध्यम माना जाता है। इसके प्रमुख कारण क्या है? त्रिआयामी जो वस्तुएं होती है उनको, त्रिआयामी का मतलब जिसके 3 कोण होते हैं, आयाम होते हैं, संप्रेषण होता है संचार का प्रभावी माध्यम माना जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ये वस्तु विशेष का वास्तविक प्रतिरूप प्रकट करते हैं। मान लो कोई भी चीज बना ली, उसके 3 कोने आपको दर्शा दिए गए, ऐसे कोई 3 दर्शाने देने, तो उसे उससे आपको प्रभावी माध्यम क्या बना जाएगा कि ये वस्तु विशेष का वास्तविक प्रतिरूप प्रकट कर रहा है। भारतीय समाज में बढ़ते हुए नकारात्मक वस्तुओं के प्रति एक अध्यापक होने के नाते आपका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? भारतीय समाज में देखो नकारात्मक मूल्य बहुत सारे बढ़ रहे हैं, हर प्रकार के नकारात्मक मूल्य। एक अध्यापक होने के नाते आपके क्या कर्तव्य बनते हैं? आप अपने छात्रों को सुधारेंगे ताकि भावी जनता सुधर सके। देखो, एक बच्चा पढ़ रहा है, आप पढ़ रहे हो, आपको ज्ञान मिलेगा, एक अध्यापक आपको ज्ञान देगा, तो आप अपने समाज में भी वो बात करोगे, परिवार में भी बात करोगे। कोई गलत हो रहा है, कोई नेगेटिव चीज आ रही है, तो उसको समझाने की कोशिश आप करोगे। कक्षा कक्ष में हम लक्ष्यदार भाषा का प्रयोग करके शिक्षण को सफल बना सकते हैं, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? कहाँ तक संभवतः है? तो असहमत हैं। लक्ष्यदार ऐसी बातें होती है कि मजेदार ऐसी बातें होती है जो वास्तव में पढ़ाई से उनका लेना देना नहीं होती है, वो होती है लक्ष्यदार भाषा, जिनका जी आप नॉर्मल कहते हैं आड़ू भाषा, हम जिसकी बात करा नहीं, तो आड़ू भाषा को प्रयोग आपका शिक्षण में नहीं करना चाहिए। लंबे विचार संप्रेषण अधिक उपयोगी होते हैं। लंबे जो विचार होते हैं वो संप्रेषण अधिक उपयोगी होते हैं। अब लंबे विचार संप्रेषण संचार को अधिक उपयोगी नहीं कर सकते, ये सच नहीं है। देखो, मैं क्लास में आया, आपने मेरे साथ मेरे भाषण सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, 4 घंटे हो गए, क्या आपके लिए उपयोगी होंगे? कभी नहीं होंगे, बोर हो जाओगे आप। सहायक सामग्री, उदाहरण, दृष्टांत आदि के प्रयोग करने से विचार संचार में बाधा उत्पन्न होती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? पूर्णतः असहमत है, कभी नहीं होता है। पढ़ाने के लिए सहायक सामग्री जरूरी है। मान लो क्लास में आगे बोर्ड ही नहीं है, बोर्ड नहीं है, बिना बोर्ड के मैं बोलता रहा, सहायक सामग्री जरूर चाहिए। उदाहरण कोई चीज का देखकर नहीं समझाया तो आपको कैसे? दृष्टांत, कोई भी चीज का उदाहरण दूसरी उदाहरण पे दे दिया, तो वो दृष्टांत होते हैं।
आदि प्रयोग करने से विचार संचार में बाधा उत्पन्न होती है। क्या आप इस कथन से सहमत है? पूर्णतः सहमत है। बाधा उत्पन्न नहीं होती है, ये काम की चीजें होनी चाहिए। शिक्षकों का यह दावा कहाँ तक सत्य है कि एक ही प्रकार के विचार संप्रेषण से ज्ञान और कौशल दोनों ही प्रदान किए जा सकते हैं? तो ये दावा निरर्थक है। शिक्षकों का दावा तो ये है, यहाँ तक सत्य है कि एक ही प्रकार के विचार संप्रेषण से ज्ञान और कौशल दोनों ही प्रदान किए जा सकते हैं। हो ही नहीं सकता। सब प्रकार के अलग अलग विचार होने चाहिए, अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग ज्ञान मिलेगा, अलग अलग तरीका मिलेगा। ठीक है, तो दावा निरर्थक है। प्रश्न ऐसे आएंगे पेपर में। प्रश्न सही कब कर पाओगे? अब आप सोचो, प्रश्न आप सही कब कर पाओगे? आप तभी कर पाओगे जब आप प्रश्न को समझ गए। अगर आप प्रश्न को समझे नहीं तो उत्तर से 20 दे दो आपको, फिर ही फंस जाओ। संप्रेषित गणों का मनोशारीरिक स्तर कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण की मात्रा और प्रकृति को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करते हैं। इस कथन से आप कितने सहमत हैं? तो पूर्ण सहमत है। यानी संप्रेषण, अब पहले तो यही शब्द जिसके समझ में आ गया ना, संप्रेषण क्या होता है? संप्रेषण होता है संचार का माध्यम होता है, ये समझ लो। संप्रेषण फैलाना, करना। जैसे मैंने आपसे कोई बात कह दी, आपको समझ में आई कि नहीं आई? मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? वो संप्रेषण हो गया, एक दूसरे का विचारों का आदान प्रदान। मेरी बात आप तक सही पहुंचनी चाहिए, आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो पूर्ण सहमत। कक्षा में शाब्दिक विचार संप्रेषण के साथ साथ चलना चाहिए। कक्षा में शाब्दिक विचार संप्रेषण के साथ चलना चाहिए। अशाब्दिक विचार संप्रेषण यानी शब्दों का, शब्द के साथ साथ अशाब्दिक भी जाना चाहिए। यानी कोई चीजें बहुत सारी होती है जिसमें शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन चीजें आपको उस उदाहरण के माध्यम से या तरीके से बता देनी चाहिए। कला के रूप में विचार संप्रेषण चाहता है। कला के रूप में विचार संप्रेषण चाहता है मधुर संप्रेषण। क्या? मधुर। यदि अध्यापक को लंबे भाषण देने की पड़े तो उसे बीच बीच में, मान लो अगर अध्यापक को लंबे भाषण देने पड़ जाए तो बीच बीच में उसे क्या करना चाहिए? रुकना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, संकेत करना चाहिए, या धारा प्रवाह बोलना चाहिए? देखो, प्रश्न पूछना चाहिए। क्यों? मान लो आप कहीं भाषण दे रहे हो, आपके सामने 50 विद्यार्थी बैठे हैं, आप भाषण देते जा रहे हो, लंबे देते जा रहे हो, 50 में से 20 तो ऐसी स्थिति आ गई कि वो सो गए। क्या कर गए? सो गए, सोते जा रहे हैं, बोर होते जा रहे हैं। तो आप उन्हें अलर्ट करने के लिए अगर प्रश्न पूछोगे, अगर प्रश्न पूछोगे तो आपके उन बच्चों, ये बच्चे अलर्ट रहेंगे और आपकी गौर से बात सुनेंगे। मान लो आपने कोई भाषण दे रखा है, चल रहे हैं, आपको ये लगेगा कि बच्चे, फिर अगर आपने उनसे प्रश्न नहीं पूछे, अगर उनसे प्रश्न नहीं पूछे तो बच्चे सोचेंगे ठीक है ये पढ़ा रहा है, हम सोते रहे। प्रश्न पूछते अलर्ट हो जाएगा, हाँ जी, हमें हमें पूछा जा सकता है अभी पिछले 15 मिनटों में मैंने क्या बताया। अध्यापक को प्रभावी संप्रेषण कक्षा में पारंगत होना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बिल्कुल। यानी कोई अध्यापक है, उसका प्रभावी संप्रेषण कक्षा में पारंगत होना चाहिए। उसमें मान लो ज्ञान कितना ही है, अगर वो ज्ञान आगे नहीं फैला सका, बच्चों में उन चीज को सही रूप से उनकी व्याख्या नहीं कर सका, तो फिर, क्योंकि बच्चा, बालक मुख्य चीज है, बालक को सारी चीज समझ में आनी चाहिए। तो इसमें हम सहमत हैं। कक्षा में छात्र और अध्यापकों को बीच संप्रेषण होता है। कक्षा में छात्र होता है और अध्यापक के बीच संप्रेषण होता है अधिगम हेतु, परीक्षा हेतु, अस्वस्थ वाद विवाद हेतु, या फिर अंत्य क्रिया हेतु। तो अंत्य क्रिया हेतु संप्रेषण होता है। मौन रहकर हम संप्रेषण नहीं कर सकते, इस कथन से आप कितने सहमत हैं? अगर मौन रह गए तो क्या संप्रेषण हो गया? मैं क्लास में आके सीधा मौन पढ़ा रहा हूँ तो आपको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, न कुछ मिले, न बस मेरे होठ हिलते दिखेंगे, लेकिन आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। क्या मैंने कहा कुछ पता नहीं चला, तो वो कोई संप्रेषण नहीं है। तो इससे हम पूर्ण सहमत है। क्या है? पूर्ण सहमत है। विचारों के सफल आदान प्रदान करने के लिए यह आवश्यक नहीं कि विचारों को व्यक्त करने की भाषा का स्तर सुनने वाले के अनुरूप हो। आप कहाँ तक सहमत? अब ऐसे प्रश्न आएंगे आपके तो दिमाग में सटक जाएगा क्या। देखो, विचारों के सफल आदान प्रदान के लिए आवश्यक नहीं कि विचारों को व्यक्त करने की भाषा का स्तर सुनने के वाले के अनुरूप हो। कैसे ही उसको समझ में आना चाहिए, तो हम पूर्ण सहमत है इसे। विचार संचार को उपयोगी और प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक होती है। जो विचार होते हैं वो संचार को उपयोगी और प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक होते हैं समुचित भाषा की। समुचित भाषा का मतलब सबकी भाषा समझ में
आए वो चीज सब, यानी बच्चे मान लो कोई पढ़ा रहा है, जैसे आप पढ़ा रहे हो, आपके सामने 100 बच्चे बैठे हैं, आप ऐसी भाषा बोलिए कि उन समुचित बच्चों को समझ में आ जाए, तो आपका संचार प्रभावी होगा। विचार ग्रहण करने के लिए संप्रेषक की मानसिक उपस्थिति अनिवार्य होती है। विचार ग्रहण करने के लिए संप्रेषक की मानसिक स्थिति उपस्थित अनिवार्य होती है। ये सत्य है, ये कुछ कुछ सत्य है, ये पूर्ण असत्य है, कुछ कह नहीं सकते। तो ये सत्य है, ये विचार ग्रहण करना है। आप आके बैठ के, मैं क्लास लगा रहा हूँ, आपका दिमाग तो और कहीं चल रहा है। आप क्लास में बैठे हो, सिर्फ बुत बन के बैठे हो, आपका दिमाग तो पता नहीं किसी चौराहे पे चल रहा है, कहीं खेत में चल रहा है, कहीं पुरानी नुक्कड़ पे चल रहा है, आपका दिमाग वहां नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ आपको कुछ ही पता नहीं है, झूठे हाँ हाँ बोल रहे हो। तो वहां क्या है, संप्रेषण नहीं होता। और जो बच्चे दिमाग लगा के सोच के उन चीजों को समझ रहे हैं, उनका संप्रेषण अच्छा हो जाता है। संप्रेषण या विचार प्रेषण के लिए जो शैली, ढंग या विधि अपनाई जाती है, यह विचार संप्रेषण के उद्देश्यों पर निर्भर करती है। ये करती है, यह सही है। देखो, प्रेषण भेजने वाला, मान लो मैं आपके पास ये क्वेश्चन मैंने बोल दिया, अगर आपका ध्यान ही मेरी तरफ नहीं है, इस वीडियो की तरफ नहीं है, आप देख ही नहीं रहे हो, तो भाई संप्रेषण नहीं होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा संप्रेषण दे दिया, मैंने प्रेषण यानी भेज दिया, विचार भेज दिए। प्रेषण होता है विचार भेजना, प्रेषण यानी भेजने वाला। अब आप आगे क्या कर रहे हो, आपका दिमाग कहाँ चल रहा है, अगर आपने मेरे प्रश्न इसको गौर से पढ़ा है, तब तो ये संचार सही होगा, तरीका होगा और आपकी समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। विचारों को ग्रहण करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विचारों का प्रेषण करना। आप इस बात से किस सीमा तक सहमत है? आ गया ना प्रश्न। मान लो मैंने आपको कोई चीजें, अब ये प्रश्न देख लो, मैंने आपको प्रश्न बता दिया, ये प्रेषण हो गया मेरा, मैंने भेज दिया आपको। अब विचार जो मैंने दिए वो उसको ग्रहण करना भी तो महत्वपूर्ण है। अगर आपने ग्रहण नहीं किया तो उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, पूर्ण सहमत है। तभी तो कम्युनिकेशन होगा, संप्रेषण तभी होगा, संचार, कि मेरे भेजे हुए प्रश्न को आपने ढंग से पढ़ लिया। कठिन और दुर्गम विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए। कठिन और दुर्गम विषय वस्तु को पढ़ाना चाहिए। बहुत टफ है, मान लो कोई टॉपिक है, कोई टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया, बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत टफ है, मैंने एक ही दिन में आपको पढ़ा के छोड़ दिया, आज 30 मिनट में सारे पढ़ा के दिया, क्या आपके समझ में आएगा? कभी नहीं आएगा। उसको टुकड़ों में बांटो, खंडों में। मान लो कैसे, मान लो जैसे मैंने आज आपको वाद्य यंत्र करवाए, हमें पता है वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं और उनमें बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। तो मैं क्या करूंगा, अगर हमारे पास टाइम है तो इसको 2 टुकड़ों में बांट लूंगा, 2 प्रकार के आज करवाऊंगा, 2 कल करवाऊंगा, या फिर एक एक रोज करवाऊंगा, ताकि एकदम बढ़िया तरीके से याद हो जाए। क्योंकि हमारा टारगेट ये नहीं रहना चाहिए कि सिलेबस निकालना है, हमारा टारगेट है जितना पढ़ो वो क्लियर पढ़ो। तो खंड खंड बांट के मैं आपको पढ़ा। सनिग यानी स्मूथ, सनिध विचार संप्रेषण सबसे अच्छा होता है। आप इस कथन से कितने सहमत हैं? तो आप पूर्ण सहमत है। अब देखो ऐसे प्रश्न आ जाए, यानी सनिग, स्मूथ से बोला हुआ संप्रेषण बहुत अच्छा होता है हमेशा। कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण होना चाहिए। कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण हो जाना चाहिए। प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक कह दो या लोकतांत्रिक कह दो, कहने का मतलब विचार ऐसे होने चाहिए कि बालक को समझ में आए। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता शासन चलाती है, सारी चीजें हाथ में किसके होती है? जनता के। उसी प्रकार क्लास में अध्यापक आ गया, लेकिन अध्यापक वही पढ़ाएगा, वही बातें करेगा जो बच्चे के हित में होगा। दंड और पुरस्कार के द्वारा विचार संप्रेषण को बनाया जा सकता है, प्रभावी बनाया जा सकता है। यानी बच्चे को इतना कह सकते हैं कि अगर आपने ऐसे काम किया तो आपको पुरस्कार मिलेगा, ठीक है, अगर आपने ये नहीं किया तो आपको दंड मिलेगा। विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की सदैव आवश्यकता हो, ऐसा नहीं। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? पूर्ण यानी सहमत है। विचारों के आदान प्रदान के लिए भाषा की सदैव आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं है भाषा का मतलब आपको पूरा व्याकरण का ज्ञान हो और हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आपको कहने वाले की बातें समझ में आ जानी चाहिए, बस वही है। बिना भाषा के संप्रेषण संभव नहीं है। इस कथन से आप कितने सहमत हैं? तो हम बिना भाषा के, बिना भाषा के संप्रेषण संभव नहीं है। इस कथन से आप कितने सहमत हैं? तो आप असहमत है, क्योंकि बिना भाषा के संप्रेषण हो सकता है, संप्रेषण हो सकता है। क्यों? मान लो आपने कोई बात कही,
अब आपने कोई भाषा में कह दी, बच्चे को सबको समझ में आनी चाहिए वो भाषा कैसी हो। ठीक है, मान लो बागड़ी में बता दिया, हिंदी में बता दिया, पंजाबी में, इंग्लिश में, कैसे बता दिया, जितने बच्चे बैठे हैं उनको समझ में आना चाहिए। आप कोई भी भाषा यूज करो तब तो वो संप्रेषण है। जो शिक्षक अपने विचारों को छात्र तक कुशलतापूर्वक पहुंचा पाते हैं, छात्र उन्हें पसंद करते हैं। इस संबंध में अपनी क्या राय है? निश्चित है कि ठीक राय है। होगा कि नहीं होगा? कि कोई शिक्षक है, मान लो कोई विचार है, पूरे एकदम बढ़िया तरीके से आपको पढ़ा रहा है, उदाहरण भी दे रहा है, कोई चीज नहीं बता रहा है, घरेलू चीजें भी बता रहा है, साथ में आपको पढ़ा रहा है, आपका सिलेबस भी क्लियर कर रहा है और आपको आनंद भी आ रहा है उनकी बातों पर, और हर चीज समझ में आ रही है, वो कुशलतापूर्ण हो गया, तो आप उस टीचर को वास्तव में पसंद करोगे। विचार ग्रहण करने के लिए संप्रेषी की शारीरिक उपस्थिति पर्याप्त है। मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मेरे सामने 100 बच्चे बैठे हैं, आप 100 बच्चे बैठे हैं, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, आप बैठे हैं अपने शरीर पे, अपना शरीर लेके यहाँ बैठे हैं, आत्मा आपकी कहीं घूम रही है, पता नहीं कौन कौन से सपने ले रखे हैं, मैं बीएसटीसी करूंगा, मैं नौकरी लग जाऊंगा, मैं ये लेके आऊंगा, मैं गाड़ी लेके आऊंगा, इतने पैसे होंगे मेरे पास, दिमाग में चलेगा आज शाम को घर पे जाके मैं ये काम करना है, सुबह ये करके आया था, मैं उन दोस्त के साथ मिलना है, मुझे इतना मोबाइल चलाना है। ये तो हो गया मन, मानसिक आप दिमाग चल रहे हो। बैठे कहाँ हो? यहाँ मेरे पास सामने क्लास में बैठे हो, मैं आपकी क्लास लगा रहा हूं। क्या विचार ग्रहण करने के लिए संप्रेषी की शारीरिक उपस्थिति पर्याप्त है? पर्याप्त हो जाएगी क्या? तो ये कथन सत्य नहीं है। बंदा बैठा है लेकिन उसका मन और कहीं चल रहा है, तो वो संप्रेषण नहीं है, उसके समझ में नहीं आएगा। संप्रेषक की वाणी में आरोह अवरोह विचार संचार को उद्देश्य मूलक बनाते हैं। संप्रेषक की वाणी में आरोह अवरोह विचार संचार को उद्देश्य मूलक बनाते हैं, यह सत्य है। संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। किसको होगी? सीधी सी बात है, शिक्षक को होगी। किसान को तो जरूरत नहीं है, वकील को भी, वो तो केस लड़ेगा, तो शिक्षक। अध्यापक अपने संप्रेषण को प्रभावी बना सकता है। कैसे? सहायक सामग्री के द्वारा। इसके द्वारा? सहायक सामग्री। मान लो मैंने कोई चीज बता दी, मैंने ये बता दिया कि देखो ये वर्ग होता है, ये आयत होता है, और इसकी ये होता है, आपको सोचे नहीं समझे। मैंने वही क्लास में खड़े खड़े जो बोर्ड के डस्टर होता है उसको उठा लिया और मैंने कहा ये एक कोना है, इसका ये कोना है, किसका ये कोना है, ये कोना है, सारे 90-90 डिग्री के हैं, आमने सामने की भुजा इनकी बराबर होती है, लंबाई और चौड़ाई आयत की होती है, तो आपको वो समझ में आई ना? ये होती है सहायक सामग्री। या फिर मैं क्या करूंगा, जैसे आजकल डिजिटल काम चल गया, मैंने कोई चीज समझानी है तो उसका चित्र लेके आया, मान लो जैसे मैंने हृदय आपको समझाना है तो मैं हृदय का पूरा चित्र लेके आ गया, दायां अलिंद बायां नीलर, ऐसे करके भी यहाँ से संचार होता है, ये फेफड़े होते हैं, ये सारा बता दिया। वो होती है सहायक सामग्री। ठीक है, सहायक सामग्री। वीडियो कैसेट दिखाने के बाद उस पर चर्चा और प्रश्नोत्तरी होनी चाहिए, क्योंकि मान लो वीडियो कैसेट दिखा दी आपको किसी चीज की, कोई चीज दिखा दी, कोई चर्चा दिखा दी, अच्छी चीजें आपको ज्ञानवाणी पर दिखा दिया, अब उसके प्रश्न होने चाहिए कि आपने जो देखा उसको आप कितना पढ़ पाए हो, कितना ज्ञात कर पाए हो, और इसके उत्तर दे सकते हो। तो शंकाओं, प्राप्त ज्ञान का दृढ़ीकरण होता है। जैसे मैं सुबह रोज करंट की क्लास लेता हूँ 8 बजे, मैं पहले प्रश्न बता देता हूँ सारे, और लास्ट में 2 प्रश्न पूछता हूँ कि इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। वो क्या हो गया कि आपने क्या पढ़ा। या फिर मैं डेली करवाता हूँ, फिर संडे के दिन मैं वीकली टेस्ट लेता हूँ, वो मैं सोचता हूँ कि पूरे सप्ताह में मैंने क्या पढ़ाया इसके उत्तर दे दो। वो होता है प्राप्त ज्ञान का दृढ़ीकरण। माध्यमिक स्तर का संप्रेषण होना चाहिए, माध्यमिक स्तर का संप्रेषण होना चाहिए मातृभाषा में। ठीक है, मातृभाषा जो अपनी माँ बोली है उस भाषा में। अध्यापक को अपने सार्थक संप्रेषण से आत्म संतोष प्राप्त होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इस कथन से सहमत है? बिल्कुल। अध्यापक अपने सार्थक संप्रेषण से आत्म संतोषी की प्राप्त होती है। मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ गया तो मुझे कितना संतोष होगा भी, हाँ मैंने जो पढ़ाया वो इनके समझ में आ गया। वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है? वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है जागृति उत्पन्न करने का साधन। यदि आप किसी कक्षा में शिक्षण कार्य करते हैं तो आप अपने छात्रों को किस प्रकार गृह कार्य देंगे? यदि आप किसी कक्षा में शिक्षण कार्य करते हैं, मान लो मैंने आपको पढ़ा दिया, तो आप अपने छात्रों को किस प्रकार गृह कार्य देंगे? ये कहानी कौन सी है? ये स्कूली स्तर की कहानी की बात करता हूँ, कोचिंग स्तर की कहानी की बात नहीं होती। तो क्या होगा? मनोरंजनात्मक और सरल गृह कार्य देंगे ताकि छात्र सुविधाजनक ढंग से पूरा
करेंगे, यानी ऐसा गृह कार्य देंगे बच्चा आराम से कर जाए। ऐसे नहीं कि तू ये 10 पेज लिख लेना, तू 15 पेज लिख लेना, बच्चा लिख नहीं पाता तो ही, तो वो फिर उब जाएगा। मान लीजिए आपकी परीक्षा कक्ष में क्षेत्रीय नेता का बालक नकल कर रहा है, यदि आप उसे नकल करते पकड़ लेते हैं तो आप उसके विरुद्ध क्या करेंगे? तो उसके विरुद्ध आप क्या करोगे? आप अंतिम निर्णय परीक्षा समिति पर छोड़ देंगे। देखो, आप उसे तुरंत परीक्षा से वंचित कर देंगे, ऐसा नहीं करना, क्योंकि बालक है, बालक गलती कर सकता है। आप उसके प्रति उदासीन रहेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप उसके पीछे से मुंह मोड़ लिया आपने तो वो सीखेगा क्या? उसको समझाएगा कौन? आप समय के ऊपर क्रोध करेंगे क्योंकि आपने समय के लिए कठिनाई उत्पन्न कर दी? नहीं नहीं, आप अंतिम निर्णय जो परीक्षा समिति है उस पर छोड़ दें। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जाती है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जाती है जिससे व्यक्ति शिक्षण संबंधी कौशलों को प्राप्त कर सके। मान लो कोई टीचर लगा है, अब 2 साल बाद नई प्रक्रिया आ गई, नई किताबें आ गई आएंगी, तो अगर वो टीचर वही आज जैसे पुराने टीचर लगे हुए हैं 20-20-25 साल, अब वो पहले क्या पढ़ते थे, आज की दुनिया में देखो स्कूलों में क्या चल गया, अंतर है ना। तो उनको प्रशिक्षण देना पड़ता है भी, अब ये चीजें नहीं आ गई, अब ऐसे पढ़ाना पड़ेगा बच्चों। पहले वाले तो जो होते थे वो पीट पीट के रेल बना देते थे, बच्चे को धक्के से याद करवाते थे। अब ऐसा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति द्वारा आप अपने विद्यालय के परीक्षा परिणाम को श्रेष्ठता प्रदान कर सकते हैं? मान लो ऐसी युक्ति आपको बनानी है कि आपके विद्यालय का जो परिणाम है वो बहुत अच्छा रह जाए, तो शिक्षकों को लगन और मेहनत से कार्य करने की प्रेरणा देंगे। आप प्रधानाचार्य को कठोर कदम उठाने के लिए प्रेरणा, बिल्कुल कठोर उठा लिया तो 1 मान जाएगा, 2 मान जाएगा, 4 दिन मान जाएगा। परीक्षा के उन्नत परीक्षा परिणाम के लिए समर्थक शिक्षकों के साथ मिल बैठकर? नहीं नहीं, ये पहला। डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति आपके मन में क्यों सम्मान है? डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, और हमारे देश के पहले ऐसे थे जिनको मिला कौन सा पुरस्कार? भारत रत्न मिला। वे भारत के राष्ट्रपति थे, एक योग्य अध्यापक थे, एक महान दार्शनिक थे, एक आदर्श मानव थे। देखो, वो भारत के राष्ट्रपति भी बने, योग्य अध्यापक भी थे और दार्शनिक भी थे, प्रोफेसर थे। लेकिन इन सब से भी बहुत अच्छी बात हम क्यों सम्मान देते हैं? एक आदर्श मानव थे इसलिए। अब देखो, ऑप्शन चारों ही सही है, 100% सही कौन सा है वो आपको करना। अध्यापक में कौन सा गुण होना अनिवार्य है? अध्यापक में कौन सा गुण होना अनिवार्य है? छात्रों के प्रति सहानुभूति रखना। व्यवसायिक शिक्षा कब प्रारंभ होनी चाहिए? व्यवसायिक शिक्षा कब प्रारंभ होनी चाहिए? समय के अभ्यास के दौरान। समय के अभ्यास के दौरान व्यवसायिक शिक्षा शुरू हो जाए। विद्यालयों में पर्यावरण आपके विचार में किसके द्वारा आवश्यक? देखो, पर्यावरण, आजकल वातावरण इतना प्रदूषित हो गया, तो पर्यावरण के प्रति तो ध्यान रखना ही। भाषण द्वारा, लिखित सामग्री द्वारा, समय के अभ्यास द्वारा, खेल कूद की पद्धतियों के माध्यम से पर्यावरण आपके विचार में। बालिकाओं की शिक्षा आपके विचार में क्यों आवश्यक है? बालिका तो पढ़ी पढ़ी रही है, कहीं देख लो, कोचिंग देख लो, स्कूल देख लो, सबसे ज्यादा बालिका ही बालिका, पढ़ने में बालिका ही बालिका, पूरा एकदम मान लो खाती कुछ नहीं है, एकदम सुक्की सी हो जाती है ऐसे लकड़ी की जैसी, लेकिन पढ़ने का इतना चस्का की पढ़ती रहती। बालिकाएं वास्तव में पढ़ती है जितना उनको मौका दिया जा रहा है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? बालिकाओं की शिक्षा से भविष्य की पीढ़ी शिक्षित हो। बिल्कुल, एक समाज में, एक परिवार में एक बालिका, एक महिला पढ़ी हुई है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, अपने संस्कार से सबको मिल बैठ कर जोड़ कर रखे। भावी मूल्यांकन में किसे स्थान देना जरूरी होगा? तो भावी मूल्यांकन में अंतः क्रिया को स्थान देना जरूरी है। अंतः क्रिया का मतलब क्या है? शिक्षक ने जो पढ़ाया, क्या बालक के समझ में आया, बालक का व्यवहार कैसा है, अनुशासन कैसा है, कितनी चीजें उसके समझ में आई, वो सारी मूल्यांकन की। मूल्यांकन कहाँ तक सीमित नहीं हो जाएगा? तो मूल्यांकन है वो औपचारिकता तक सीमित नहीं। औपचारिक होता है केवल किताबें पढ़ना, अनौपचारिक होता है किताबों के साथ साथ आपको खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, व्यवहार, सब में आप में परिवर्तन आए। मूल्यांकन में कैसे प्रश्नों को समाविष्ट किया जाना चाहिए? मूल्यांकन में कैसे प्रश्नों को समाविष्ट किया जाने? चुनौतीपूर्ण किए जाने चाहिए ताकि बच्चा सीखता रहे। संप्रेषण धारा निर्बाध गति से दोनों तरफ से बहेगी तभी संप्रेषण सफल और सार्थक होगा। आप इस कथन से कितने सहमत? बिल्कुल, एक अध्यापक बताएगा और बच्चा आप समझेगा, दोनों तरफ से वो समझेंगे तो पूर्ण रूप से संप्रेषण सफल होगा। पूर्ण सहमत है। आज का अंतिम प्रश्न, संप्रेषण होना चाहिए प्रजातांत्रिक। इस प्रकार आपको ये क्लास रोज इस टाइम मिलती है। आप निरंतर पढ़ा करो, अच्छे तरीके से पढ़ा करो। आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे जो मैं बता रहा हूँ, गौर करके। बस 2-3 प्रश्न आए ना कि बुत बन के बैठना नहीं, आपका दिमाग भी स्थिर होना चाहिए। दिमाग स्थिर होगा तो अपना अच्छा संप्रेषण होगा, अच्छा संप्रेषण होगा तो निश्चित आप सफल हो पाओगे।
निरंतर अध्ययन करना है अच्छे तरीके से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।